तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में एप्लीकेशन की दो सर्विसेज पढ़ी थी, फिर हमने स्टार्ट करा था नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सर्विस को पढ़ने के लिए। कौन सी सर्विस पढ़ाई थी? एफटीपी। बेसिकली जो एफटीपी सर्विस थी वो क्या करती थी, आपके यूजर को या आप बोल दो क्लाइंट को, ये सुनो, उसका डाउनलोड और अपलोड दोनों प्रोसेस को इनिशिएट कराते थे। बेसिकली एफटीपी के सर्वर भी होते हैं जहां पे स्टोरेज होती है, एफटीपी के क्लाइंट्स भी होते हैं जो लोकली भी मिल सकते हैं और ग्लोबली भी। जैसे गूगल ड्राइव है, अब गूगल ड्राइव पे जितना भी डेटा आप अपलोड करते हो या डाउनलोड करते हो, जो गूगल ड्राइव है ये ग्लोबली अवेलेबल है या लोकली है? बेसिकली मुझे अपने जीमेल अकाउंट से लॉग इन करना है, दैट मीन्स इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, ये सुनो, साइन इन करने के लिए। तो जो गूगल ड्राइव है ये बैकएंड में एफटीपी ही कॉन्सेप्ट यूज करे है, लेकिन बेसिकली ये कैसा बना रखा है इन्होंने, गूगल ड्राइव का जो एफटीपी सर्वर है ग्लोबली। अब लोकली भी होता है, जैसे आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में है तो वहां पर एक आईपी डालते हैं वो लोग और सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं उनके पास, ये सुनो, या स्लैश स्लैश लिख के आईपी लिखते हैं और देन एक्सेस कर लेते हो। तो ये सारी जो सर्विसेज है वो किस लिए यूज कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन लेयर पे कर रहे हैं डेटा के साथ जनरेशन करने के लिए। तो बेसिकली एफटीपी का प्रोसेस यही था, सिर्फ आपके डेटा को अपलोड या डाउनलोड कराना। अब एफटीपी में दो पोर्ट होते हैं, 20 और 21। बेसिकली क्या होता है, जो 20 और 21 पोर्ट होता है कैसे यूज होता है, एक पोर्ट आपका इनिशिएट करेगा ट्रांसपोर्ट चैनल। भाई देखो, एक क्लाइंट है, ये आपका क्लाइंट है और यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, सर्वर, दोनों लैन केबल से कनेक्टेड है या वायरलेस कनेक्टिविटी है। तो अब ये क्लाइंट क्या बोल रहा है, मुझे अपनी एक्सेल की फाइल डाउनलोड करनी है भाई सर्वर से, ये सुनो। तो जब ये एक्सेल की फाइल डाउनलोड के लिए ट्राई करेगा, बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले ये क्लाइंट अपने और सर्वर के बीच में एक टनल बनाएगा। टनल बनाने का मतलब ये एक चैनल बनाएगा, इस चैनल से वो फाइल को डाउनलोड भी कर सकता है और अपलोड भी कर सकता है। तो एक सेपरेट पोर्ट है उसका, जो वो क्या काम करता है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट चैनल को प्रोसेस कराता है, बनाता है। देन सेकंड पोर्ट क्या करता है, जो सेकंड पोर्ट है वो डाउनलोड और अपलोड के प्रोसेस पे काम करता है। अब बेसिकली आपने देखा होगा कई वेबसाइट पे आते हो फ्री फ्री सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने के लिए, तो वहां पे एक डाउनलोड का सिंबल आता है। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज है कि इस वेबसाइट पे जहाँ पे डाउनलोड का सिंबल आ रहा है, इस पे मैं कुछ अपलोड कर पाऊं? ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं। बेसिकली डेवलपर्स ने पहले ही इस बैकएंड में क्या लगा रखे हैं, कोड्स। उस कोड में अगर यूजर ट्राइंग करता है डाउनलोड करने के लिए तो उसको क्या कर रखा है, अलाउ, और अगर अपलोड करता है तो क्या कर रखा है, उसको डिनाई। क्लियर है? देन हम बात करते हैं डीएनएस। अब देखो डीएनएस मैंने पढ़ाया था, डीएनएस बेसिकली क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्लियर है? जैसे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करते हो या फायरफॉक्स, मोजिला, सफारी, कोई भी एक ब्राउजर ओपन करते हो, जैसे ब्राउजर पे गया, मैंने लिखा टैब नंबर 1 और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फेसबुक, और एंटर कर दिया। मैंने तो नाम लिखा है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो फेसबुक का सर्वर है वो किसके साथ अवेलेबल होगा, आईपी एड्रेस। अब ये आईपी एड्रेस IPv4 भी हो सकता है, वर्जन 4 का या वर्जन 6 का। बेसिकली क्या होता है, जो आपकी ये फेसबुक, ये जो नेम आपने लिख के डेटा जनरेट करा है ना, डेटा में नेम गया है, तो आप क्या करते हो, नेम टू आईपी क्वेरी करते हो कि नाम तो मुझे पता है लेकिन उसकी आईपी नहीं पता। तो बेसिकली आपके ग्लोबली भी होता है, ये लोकली भी होता है। जैसे आप घर पे आईएसपी से कनेक्शन लेते हो तो आपके मॉडेम पे वो गूगल का डीएनएस सर्वर लिख के जाता है, ये सुनो, एंटर करके जाता है। अब जितने भी आप नाम से क्वेरी भेजोगे वो सारी किस पे जाएगी, यहाँ पे। अब गूगल उसको रिजॉल्व करके आपको क्या भेज देता है, रिप्लाई। क्लियर है? यानी अगर आपने सीसीएनए लिखा और उसके डेटाबेस में अगर डीएनएस सर्वर के डेटाबेस में अगर है, जैसे यहाँ पे मिल गया सीसीएनए, तो वो आपको कौन सा मैसेज भेज देगा, डीएनएस रिप्लाई मैसेज। अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे एफबी लिखा और मेरे इस डीएनएस सर्वर में कहीं पे फेसबुक की वेबसाइट का लिखा हुआ है, नहीं, तो अब क्या होगा, इस केस में डीएनएस सर्वर कौन सा मैसेज भेजता है, डीएनएस क्वेरी नॉट रिजॉल्व। और ये मोस्टली इश्यूज आते थे आपके पास पहले, उस पे क्या लिखा आता था वेब ब्राउजर पे, दिस साइट कांट बी रीचेबल। इसका मतलब डीएनएस सर्वर आपके नेम टू आईपी की क्वेरी को रिजॉल्व नहीं कर पाया। क्लियर है? बेसिकली डीएनएस आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फीचर चलते हैं इसके अंदर। बेसिकली इसकी एक छोटी थ्योरी बताई थी, इट इज यूज्ड टू रिजॉल्व नेम टू आईपी क्वेरी, आईपी टू नेम क्वेरी। क्लियर? और ये कैसे अवेलेबल होता है, लोकली भी और ग्लोबली। अब सपोज करो एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपके पास कुछ क्लाइंट्स भी होंगे ऑफिस में,
HR, सेल्स, मार्केटिंग, ये सुनो। अब ये जो क्लाइंट्स है ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपके राउटर से कनेक्टेड होंगे या स्विच से। तो बेसिकली अगर ये क्लाइंट यहाँ से यूट्यूब ओपन करना चाहता है तो इसकी क्वेरी रिजॉल्व करते हैं ऑफिस में? नहीं, यूट्यूब तो अलाउ ही नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, आपके ऑफिस में एक सेपरेटली डीएनएस सर्वर बनता है। क्लियर है? और उस डीएनएस सर्वर को कौन सा बोलते हैं? लोकली। लोकली का मतलब उसमें कुछ स्पेसिफिक साइट्स को ही क्या करा गया है? अलाउ। जैसे यहाँ पर अगर आपने लिख दिया एबीसी, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट थी जहां पे आप जैसे मॉर्निंग में आते थे लॉग इन करते थे। क्लियर है? तो जैसे आप एबीसी लिखोगे फिर इसकी क्वेरी कहाँ जाएगी? आपके डीएनएस सर्वर पे। वो क्या करके भेजेगा? इसको रिजॉल्व, आपको आईपी मिल जाएगी। क्लियर है? तो बेसिकली आप अपने लोकली सारी क्वेरी को रिजॉल्व करें। अगर यहाँ पे किसी ने फेसबुक लिख दिया, गूगल, ट्विटर या कुछ भी ऐसे XYZ खोलने की ट्राई कर रहा है तो वो क्वेरी रिजॉल्व हो पाएगी? नहीं। वो कैसा चल रहा है? लोकली। क्योंकि लोकल डीएनएस सर्वर में आपने गूगल, फेसबुक, यूट्यूब कोई ऐसी सर्विस को अलाउ कर रखा है क्या? नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोवाइड अ डीएनएस सर्वर प्लस डीएनएस सर्विसेज। सर्विस का मतलब कि नेम टू आईपी वाली क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए। अब आपके पास 3 मैसेज होते हैं, क्वेरी, रिप्लाई, क्वेरी नॉट रिजॉल्व। अब मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले पूछा था कि आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं, तो आपने बताया वर्जन 4, वर्जन 6। अब मुझे ये नहीं जानना कि ये कितने बिट का होता है, कितने बाइट का होता है, इससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे जो आपका क्लाइंट है, सपोज करो एक क्लाइंट, ये पीसी से कनेक्ट हो सकता है या आपके लैपटॉप या मोबाइल फोन या आपके पास आईपैड से कनेक्ट हो सकता है। ये सुनो, अगर पीसी से होगा तो IPv4 पे चल रहा होगा बेसिकली अभी नाउअडेज। बट अगर मोबाइल फोन और आईपैड यूजर है तो उसके पास कौन सी आईपी आ रही होगी? जियो सिम का यूजर होगा तो IPv6। तो अब ये यहाँ पर इसने मोबाइल फोन या टैबलेट पे एक वेब, आपने गूगल क्रोम ओपन करा और उस पर लिखा google.com, तो गूगल के लिए भी इसने क्या जनरेट करी? एक क्वेरी। लेकिन ये क्वेरी कौन सी है अब? IPv6। और जब पीसी जनरेट करेगा तो कौन सी होगी? IPv4। तो बेसिकली नेटवर्क में जब आप ट्रबल शूट करते हो या पैकेट कैप्चर करते हो तो पता कैसे चलेगा? जब भी डीएनएस का पैकेट जाएगा तो उसके अंदर टाइप फील्ड होगी। अगर सिंगल ए लग के जा रहा है तो कौन सी क्वेरी है? IPv4 की। और 4 बार ए लग के जा रहा है उसका मतलब कौन सी क्वेरी है? IPv6 क्वेरी। क्लियर है भाई? चलो आगे बात करो। अब आपको एप्लीकेशन लेयर्स पे कुछ फीचर्स भी मिलते हैं, कुछ नोटिफिकेशन भी होते हैं। फीचर्स का मतलब, सपोज करो मैंने एक गूगल क्रोम ओपन करा है और गूगल क्रोम पे ये मैसेज आ रहा है, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? आयुषी आप बता सकते हो? नो इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल। इसका मतलब क्या होता है? आपके पीसी लैन से कनेक्टेड है, इंटरनेट सर्विस एक्सेसिबल है? नहीं। तो बेसिकली जो ये गूगल क्रोम एप्लीकेशन है ये भी क्या बताते हैं कि आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ये सुनो, जैसे व्हाट्सएप खोलते हो, कई बार आपको लिखा आता है लास्ट सेव, वहां पे अगर ये लिखा आ जाए तो अलग ही बात है, फिर ऐसा भी आ सकता है ना कई बार। ये सुनो, तो Yes. जो ये लास्ट सीन बता रहा है इसका मतलब क्या है? यूजर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? लास्ट सीन का मतलब क्या होता है? ऑफलाइन। यूजर अवेलेबल Yes. नहीं है, कितने दिन से, ये उसने टाइम ड्यूरेशन दे रखी है। तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन बताने के लिए भी। नोटिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली आप एक मोबाइल फोन यूजर है या पीसी यूज करें, तो जैसे अगर यहाँ से कोई आपको एक मैसेज भेज रहा है हाय, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप आता है, यस और नो? इस पॉपअप में ये मैसेज शो करेगा। तो आपको आपके जो मोबाइल फोन है उस पे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सुनो। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्या बोला जाता है? ये क्या है? एक एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या बताती है? कुछ नोटिफिकेशन डिटेल्स। अब बेसिकली जैसे मैं एक पीसी यूज कर रहा हूँ जो विंडोज इंस्टॉल्ड है, विंडोज इंस्टॉल होने का मतलब कि अगर मेरी कोई अपडेट्स आती है विंडो 11 की तो उसके लिए भी तो एक बार दे रखा होता है ना। देखो यहाँ पे, जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखो जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मेरे पास बना हुआ कि जैसे मेरी कोई अपडेट्स आएंगी, इस साइड पे दिख रहा है यहाँ पे जहाँ पे टाइम एंड डेट आ रहा है यहाँ पर, तो ये नोटिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई नोटिफिकेशन ऑल्सो। तो ये नोटिफिकेशन भी देखता है, जैसे आपकी डुप्लीकेट नेम एरर आता है कई बार, या कॉन्फ्लिक्ट हो गया आईपी, या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ट्रायंगल बना सकता है। ये सुनो, तो दिस टाइप ऑफ फीचर्स वी आर यूजिंग ऑन एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे आप इस सभी फीचर्स को यूज करते हो।
अब एक और बात कर लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में पूछा था, बात भी करी थी हमने इसके बारे में। प्रेजेंटेशन लेयर की मैंने एक सिंपल थ्योरी बताई थी, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट अ डेटा ट्रैफिक और यू कैन से डेटा टाइप्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। भाई एक पर्सन है यहाँ पे जिसका नाम है बॉब, यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, सैम। बॉब ट्राइंग टू सेंडिंग हाई मैसेज, क्या भेजने की कोशिश कर रहा है, हाई मैसेज। तो जब सैम को रिसीव होगा तो उसका डेटा कैसे होगा, यहाँ पर डेटा ऑडियो में आएगा, वीडियो बनेगी, या जेपीईजी होगा, या पीडीएफ एक्सेल बन सकती है, बताइए किस फॉर्मेट में आएगा सैम के पास जब बॉब हाई मैसेज भेजेगा? टेक्स्ट फॉर्मेट में। एज इट इज टेक्स्ट फॉर्मेट में आएगा, यस और नो? सो इन बिटवीन बॉब एंड सैम, मैं बोल रहा हूँ बॉब क्या है आपका सोर्स है, सैम क्या है डेस्टिनेशन, यस और नो? तो बॉब जब भी कोई डेटा भेजेगा तो डेस्टिनेशन को मिलना ही है। तो बॉब और सैम के बीच में जो कनेक्टिविटी बनी है, इन दोनों के बीच में एक और लेयर रिस्पॉन्सिबल है, प्रेजेंटेशन लेयर, अ डेटा टाइप्स वेरिफिकेशन के लिए। किसके लिए? डेटा टाइप्स वेरिफिकेशन के लिए। अब जो डेटा आप भेज रहे हो ना, टेक्स्ट, बेसिकली एनकोड होता है यूटीएफ और अस्काई फॉर्मेट। भाई आपका एक फ्रेंड है, वो जापानीज लैंग्वेज में आपको हेलो भेज रहा है, अगर गलती से आपने एक ऐप डेवलप करवा रखी है अपने लिए फ्रेंड सर्कल्स के लिए, और वो यूटीएफ फॉर्मेट पे, तो बढ़िया है, कोई इशू नहीं, आप हेलो हाई कर सकते हो अपने जापानीज फ्रेंड्स। अगर गलती से वो कौन से एनकोडिंग मैकेनिज्म पे चल रही है, अस्काई, तो क्या आपको रिसीव होगा मैसेज? नहीं, एनकोड ही नहीं कर पाओगे। अस्काई कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है? सिर्फ इंग्लिश। अस्काई कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है? इंग्लिश। क्लियर है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर? ऐसे करके फुल फॉर्म है इसकी, मैंने बताया था एप्लीकेशन में। देन मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाए थे। अब मैंने आपको एक और टास्क समझाया था यहाँ पे, इस वाले डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। इस डायग्राम में मैंने टास्क बताया था कि आपके पास एक यूजर है बॉब, एक यूजर है सैम, ठीक है, दोनों कनेक्टेड है। अब ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस। बॉब बोल रहा है मैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन के थ्रू अपनी एक पिक्चर भेज रहा हूँ डीएसएलआर वाली, जिसका साइज कितना है डियर, 20 MB, और पिक्सल भेज रहा हूँ 1024768। जैसे ही आप इसको व्हाट्सएप के थ्रू या कोई भी फ्री एप्लीकेशन के थ्रू भेजोगे, तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, उनके कहाँ पे स्टोर होता है? डेटाबेस में। अगर डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, पहले पास करने के लिए स्टोर होगा ना भाई, आपका जो कंटेंट है वो कैसा है, यस और नो, दूसरे यूजर्स को दिखाने लायक है या नहीं, तो उसके लिए चेकिंग होती है ना यस आपके सर। कंटेंट की। कंटेंट चेक हुआ, पता चला कि आप एक फॉर्मेट है जेपीईजी का। अगर ऐसे ही फॉर्मेट के आपके यूजर्स थे जो एप्लीकेशन यूज करे आपके, और यही डेटा फॉर्मेट से और भी डेटा भेज रहे हैं, सपोज कर लो 1 बिलियन यूजर है आपके पास, दैट कंडीशन, तो आपके डेटाबेस का स्टोरेज क्या हो सकता है कुछ टाइम में ही, फुल। तो डेवलपर्स ने क्या करा, कुछ डेटा टाइप्स को फिक्स करा। उन्होंने बोला जैसे ही जेपीईजी के कोई डेटा भेजेगा, उसको पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्रेस, और जब यूजर को हैंडओवर करेंगे तो क्या होगा, वो डीकंप्रेस। जैसे ही सैम ने आपकी पिक्चर रिसीव करी, सैम बोल रहा है आपको आई एम सक्सेसफुली रिसीव, बट साइज इज हाउ मेनी एमबी, कितने एमबी का भाई, 2 एमबी का। क्या एक्चुअल पिक्सल रह गए होंगे ये वाले 1024 वाले? नहीं, क्योंकि आपकी पिक्चर क्वालिटी तो क्या हो गई, कंप्रेस, ये सुनो। तो बेसिकली जितनी भी आप फ्री एप्लीकेशन यूज करते हो ब्रदर, वो सारी की सारी क्या होती हैं, कंप्रेस और डीकंप्रेस मैकेनिज्म पे रन होती है। किस लिए होती है? स्टोरेज ज्यादा ना भरे। क्लियर है ना? आ जाओ दूसरी बात पे, नेक्स्ट। इसके बाद कुछ पढ़ाया था, हाँ ये रहा भाई। फिर मैंने सेशन लेयर के बारे में बात करा था। अब सेशन लेयर के लिए आपको सिर्फ इतना ही क्लियर करना है, सेशन लेयर क्या करती है, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट सेशन एंड मेंटेन सेशन, आफ्टर सेशन डिलीट एग्जिस्टिंग सेशन। भाई देखो, आपने इनिशिएट करा, सेशन मेंटेन हो गया, कुछ देर बाद मेंटेन होने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग सेशन को डिलीट भी कर सकते हो, ये सुनो। तो ये काम कौन करता है, सेशन लेयर वाला पर्सन। बट जितना भी इनिशिएट मेंटेन डिलीट का प्रोसेस कर रहे हो, वो सारा का सारा कैसे होगा, उसके लिए हेल्प किसकी लेते हो आप, पोर्ट नंबर टेबल की। अब ये पोर्ट नंबर क्या था, पोर्ट नंबर कॉल्ड इट्स अ यूनिक आइडेंटिटी। भाई जैसे आपका सपोज कर लो फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट सबके सेम तो हो नहीं सकते, ये सर नो,
सबके क्या होते हैं डिफरेंट, सेम एज इट इज इसका भी एक प्रोसेस। ये क्या बोलता है, यूनिक आइडेंटिटी है। किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर प्रोटोकॉल, सर्विसेज, स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, इन सब के लिए यूज करते हो। बेसिकली पोर्ट नंबर का साइज होता है 16 बिट का। अगर आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पावर 16, सो एक वैल्यू आएगी 65,536, और 16 बिट का मतलब होता है 2 बाइट, यानी एक बाइट में अगर मैं बात करूं 8 बिट होती हैं, यानी 2 बाइट में कितनी बिट होंगी अफजल, 2 बाइट में कितनी होंगी 16 सर 16। 16 बिट। क्लियर है भाई, तो इन्हीं के बारे में बात करनी है हमें। चलो आ जाओ, ये लो भैया आप पहुंच गए यहाँ पे। तो पहले मैं आपको पोर्ट नंबर की कहानी बता दूं। तो देखो, जो पोर्ट नंबर था आपने मुझे बताया सर ये 2 बाइट का होता है, ठीक है, इसके अंदर 16 बिट होती है, ओके कोई इशू नहीं। इसमें आपने एक फॉर्मूला लगाया 2 पावर 16, क्लियर है ना। अच्छा ब्रैकेट हटा देता हूँ वरना कोई मैथ जीनियस बैठा होगा, सर ये ब्रैकेट के भी काटेंगे हम नंबर। 2 पावर 16 65,536, ये आ गए। अब बेसिकली पोर्ट नंबर की जो रेंज आएगी आपके पास वो कहां से कहां तक आएगी, 1 से लेके 65 5035 तक, ये वैलिड रेंज है। क्लियर है। अब क्या होता है, इसमें भी डिवाइड करे गए, डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं ये अब्दुल, 2 टाइप्स। देखो पहला होता है आपका, कौन से पोर्ट होते हैं डियर, रिजर्व्ड। दूसरे कौन से होते हैं आपके, अनरिजर्व। क्लियर है। अब इनके बारे में बात करूंगा, रिजर्व और अनरिजर्व कैसे काम करते हैं। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे पहले आप रिजर्व की बात कर लेते हैं। रिजर्व पोर्ट नंबर, अगर आप बुक्स पढ़ते हैं उनको बोला जाता है वेल नोन पोर्ट नंबर। क्या बोला जाता है उनको, वेल नोन पोर्ट नंबर। अब देखो क्या होता है इसके लिए, दिस टाइप पोर्ट नंबर already in use some specific port numbers। क्लियर है, ये क्या होता है, दिस टाइप पोर्ट नंबर ऑलरेडी इन यूज सम स्पेसिफिक पोर्ट नंबर फॉर सर्विसेज, एप्लीकेशन और यू कैन से प्रोटोकॉल्स। ठीक है भाई, सर्विस के लिए भी हो सकता है, एप्लीकेशन या प्रोटोकॉल्स के लिए। बेसिकली इनको क्या बोला जाता है, वेल नोन ना, तो इनकी एक रेंज रखी गई है, रेंज होती है 1 से लेके 1024 तक। क्लियर है। चलो एक एक लाइन की थ्योरी है। अब दूसरी बात कर लो, अनरिजर्व। अनरिजर्व पोर्ट नंबर, अब आप नेटवर्क में एज इट इज अगर काम कर रहे हैं राइट नाउ, तो आपने सुना होगा इनको बोला जाता है रैंडम पोर्ट नंबर। अब देखो ये कब यूज होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है इसके पीछे भी। बेसिकली जो मैं पोर्ट नंबर लिख रहा हूं ना, ये किसी सर्विस के साथ मैप है, लेकिन मैं एक क्लाइंट के बेसिस पे, यानी एक यूजर की तरफ से बताने वाला हूं अनरिजर्व की कहानी। whenever user have multiple resources to access service or protocol और you can say application। क्लियर है भाई, क्या लिखा है मैंने, whenever user have multiple resources। एक बार बताओ, आपके पास कोई ब्राउजर एक फिक्स है क्या आयुषी? हाँ, आप लोग जो इंटरनेट यूज करते हो, जो आप ब्राउजर यूज करते हो, कोई एक स्पेसिफिक ब्राउजर से ही इंटरनेट चलता है क्या, ऐसा होता है, पॉसिबल है? नहीं सर। ऐसा No, पॉसिबिलिटी तो नहीं है। मैं भाई गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज, टोर ब्राउजर, बहुत सारे ब्राउजर है, कहीं से भी यूज कर सकते हो। तो यूजर के पास क्या हो सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज टू एक्सेस सर्विस। मेरे को गूगल ही तो जाना था, सर्विस है वो भी है, प्रोटोकॉल को भी यूज कर सकता है, एप्लीकेशन भी। तब मेरे पास
क्या मिल गए, रिसोर्सेस। तो क्या होता है यहाँ पे, यूजर यूज अ रैंडम पोर्ट नंबर इन सोर्स फील्ड। कौन सी जगह पे यूज करता है उसको, सोर्स जहां पे आप बताओगे उस जगह पे इन रैंडम पोर्ट्स को यूज करेगा। और रैंडम पोर्ट नंबर की रेंज होती है 1025655355। अब इसको याद कर लो आप लोग। क्लियर है भाई, बताएं। अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे। तो आपकी कहानी वही थी, सेशन लेयर ही पढ़ोगे मुझसे, लेकिन अब पोर्ट नंबर आप बता सकते हो, रैंडम होता है और एक कौन सा होता है, वेल नोन। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक यूजर बना लेंगे। यूजर की कनेक्टिविटी आपने किससे दे दी, इसके दो एंटीने बना लो। मॉडेम, मॉडेम किससे कनेक्टेड है यहाँ पे, आईएसपी से। क्लियर है ना। चलो मेरा एक क्वेश्चन है, जिसका मैं नाम लूंगा वही बताएंगे। अमर्श, एफटीपी कितने नंबर का पोर्ट यूज करता है भाई, 22 नंबर, 21-22। बस यहीं पे डूब जाती है सारी कहानी। 20 और 21 होते हैं ना। चलो अब्दुल, डीएनएस कौन से नंबर पे चलता है, पोर्ट नंबर? सर 43 सर। बस आज सर कबूल करवा दूंगा मैं सब कुछ। अगर आज नहीं बताया ना भाई, इंशाल्लाह तुम अगले दिन फिर मिलोगे नहीं मुझे क्लास में। 53 सर, सॉरी 53। 53 ढंग से बताओ बिल्कुल। अब्दुल, अफजल आप बताओ, HTTPS का पोर्ट नंबर क्या होता है? सर 443। 443, बहुत बढ़िया। आयुषी आप बताओ, HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? डे 1 में ही पढ़ाया था, इसलिए इनसे HTTP पूछा। बताओ। बताएं। देखो अगर आपको डीप नहीं पढ़ना तो फिर मैं स्लाइड निकाल के पढ़ाऊंगा, और जब मैं डीप पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा भी। HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? डे 1 वीडियो देखी थी आपने आयुषी, देखी थी? आप में से कोई बता सकता है भाई? 80 से। 80। ये सारे पोर्ट नंबर्स मैंने आपको बताए थे, सिर्फ 4 ही तो याद करने थे। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम याद करके आना। यहाँ जूम में एक बर्गर का ऑप्शन आता है। तो इस यूजर के पास मैं कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, एक गूगल क्रोम। और गूगल क्रोम पे क्या ओपन कर रहा हूं मैं, एक टैब नंबर 1। चलो क्लियर है ना यहाँ पे अमर्श, आयुषी, आप लोगों को? तो बेसिकली यूजर क्या बोल रहा है कि मैं जब भी कोई सेशन बनाऊंगा इस एप्लीकेशन के थ्रू, तो मैं क्या मेंटेन करूंगा अपने पास, एक पोर्ट नंबर टेबल। अब इस पोर्ट नंबर टेबल में एक्चुअली जो रियल टाइम में इंफॉर्मेशन होती है ना, वो अलग होती है। अभी के लिए सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए मैं आपको कुछ और बता रहा हूं, याद रखनी है बात, ठीक है? अभी के लिए आपको क्या रखना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, टैब नंबर। क्या मिलेगा, टैब नंबर। रियल टाइम में क्या होता है यहाँ पे, प्रोटोकॉल। क्लियर है? फिर यहाँ पे क्या बताओगे आप, सोर्स कौन है। फिर यहाँ पे क्या बताओगे, डेस्टिनेशन कौन है। फिर यहाँ पे क्या बताओगे, सर्विस। क्लियर है भाई? चल अब फॉर एग्जांपल जैसे इस यूजर को जाना है CCNA की वेबसाइट पे, तो कोई बता सकता है हमने डे 1 में CCNA के लिए कौन सी सर्विस यूज करी थी? HTTP सर। HTTP। तो ये यूजर अपने पास जैसे ही एंटर करेगा तो उसके पास क्या जनरेट होगा अमर्श, यहाँ पे आप लोग बताएं क्या जनरेट होगा, डेटा। अब इस डेटा को वो क्या कर रहा है, सबसे पहले जनरेट करने के बाद बोल रहा है कि मैं एक सेशन क्या करूंगा अपने मॉडेम के साथ जाने के बाद, इनिशिएट करने के लिए डेटा के अंदर एक इंफॉर्मेशन लगाता है, बोलता है सोर्स पोर्ट। एसपी का मतलब, एसपी का मतलब क्या बता रहा है, सोर्स पोर्ट नंबर। अब बेसिकली आप लोग मुझे ये देख के बताओ कि ये पोर्ट नंबर क्यों लगा है। उसने बताना पड़ेगा ना उसे कि मैं जो गूगल क्रोम एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, टैब भी होती है उसके अंदर। क्या होती है डियर, टैब्स होती है, टैब्स। ये सुनो, तो वो क्या बोल रहा है कि हर टैब के साथ एक नया पोर्ट नंबर यूज होगा। तो उसने बोला सोर्स पोर्ट नंबर। सॉरी। तो बेसिकली यूजर के पास
एक ही टैब है और मल्टीपल हो सकती है, पहले बताओ, मल्टीपल आ सकती है ना। तो सोर्स पोर्ट के कौन सा यूज करता है हमेशा, ये रैंडम, क्योंकि गूगल क्रोम भी यूज कर सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सुनो, या फायरफॉक्स, या इंटरनेट एक्सप्लोरर, बहुत सारे ब्राउजर है। तो बोला है सोर्स पोर्ट में मैं क्या यूज करूंगा, रैंडम पोर्ट नंबर सीरीज। कोई बता सकता है रैंडम पोर्ट कहां से स्टार्ट होते हैं, अभी बताया था मैंने, 1025। 1025 से 65,535 तक, क्लियर है ना। तो सोर्स पोर्ट कितना आया, 1025, पहला पोर्ट यूज करा इसने इस टैब के लिए। और इसने बोला भाई डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, कोई बता सकता है कौन सी सर्विस यूज कर रहा हूं मैं अब, कौन सी सर्विस मांग रहा हूँ सीसीएनए का मतलब। HTTP तो पोर्ट नंबर कितना है एचटीटीपी का, 80। 80 भेजा। इसको क्या बोला कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डेटा को इनिशिएट करवा रहा हूँ, अपने सेशन बनाना चाहता हूँ, मॉडेम के पास भेजा, मॉडेम ने देखा अच्छा आप तो 80 है, ये तो इंटरनेट पे जाने वाली सर्विस है, इधर भेजा। आईएसपी को मिला, आईएसपी ने देखा ये डेस्टिनेशन में किसकी सर्विस मांग रहा है, 80 की। तो जब भी आप सेशन को इनिशिएट करते तो आप अपने पोर्ट नंबर टेबल में भी तो रखोगे ना इन्फॉर्मेशन। तो पोर्ट नंबर टेबल में रखा, टैब नंबर 1, सोर्स पोर्ट है भाई 1025, डेस्टिनेशन है 80, और कौन सी सर्विस है डियर, HTTP एचटीटीपी। जब आईएसपी आपको रिप्लाई देगा तो आईएसपी कौन सी सर्विस के लिए रिप्लाई देगा, कोई बता सकता है, एचटीटीपीएस या एचटीटीपी। HTTP आईएसपी कौन सी सर्विस दे रहा है आपको, इंटरनेट की ना। तो आईएसपी बोला है भाई सोर्स पोर्ट नंबर में क्या रखूंगा 80, क्योंकि आपको एचटीटीपी पे जाना था। डेस्टिनेशन पोर्ट कितने नंबर से भेजा था आपने डेटा, 1025। सोर्स में क्या रखा था 1025। अब ये आईएसपी बोला है किस यूजर के पास भेजना है, 1025 वाले। मॉडेम को आया, मॉडेम ने देखा अच्छा इस यूजर ने भेजा था, यहाँ पर आया, इस यूजर पे जैसे आया, यूजर ने देखा अच्छा 1025 मैंने गूगल क्रोम एप्लीकेशन के टैब नंबर 1 को दिया था, डेटा आपके पास आ गया रिप्लाई में। आपने जैसी रिप्लाई में आपने क्या बोला, मैंने सेशन क्या कर लिया, अब इसको मेंटेन, सेशन क्या हो गया मेंटेन। चलो एक और बना लेते हैं, मैंने यहाँ पे क्या बोला, टैब नंबर कितनी खोल दी 2, टैब नंबर 2 पे क्या लिखा है पढ़िए, CCNP सीसीएनपी। जैसे एंटर करा कौन सी सर्विस मांगते थे, सीसीएनपी का मतलब अमर्श याद है आपको कुछ, FTP सीसीएनपी का मतलब क्या रखा था, कौन सी सर्विस मांगते थे, एचटीटीपीएस। और सोर्स पोर्ट क्या रखोगे, अब ये टैब दूसरी है ये सेम है, सेकंड टैब बनी है या दूसरी टैब यूज करी गई है, सेकंड टैब है, अनदर सेशन वी क्रिएट ना। तो हम यहाँ पे सेशन के लिए दूसरा एक पोर्ट नंबर यूज करेंगे, अब ये वाला यूज नहीं होगा। तो नेक्स्ट पोर्ट नंबर कौन सा होगा 1026। अब डेस्टिनेशन में कौन सी सर्विस मांग रहा हूं, मैंने बोला HTTPS, तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया पोर्ट नंबर 443, और डेटा किसको दे दिया, मॉडेम को। क्या कर रहे थे यहाँ पे हम सेशन को, इनिशियल। तो टैब नंबर 2 1026 सर्विसेज 443 वाली, जिसका नाम क्या है HTTPS, आईएसपी को दिया। अब आईएसपी जब रिटर्न में आपको रिप्लाई देगा, कौन सी सर्विस दे रहा है आपको रिटर्न में, कौन सी सर्विस अलाउ कर रहा है एक्सेस करने के लिए बताएं, HTTPS HTTPS। तो 443 डेस्टिनेशन कौन आता, कौन आया था 1025 या 1026 वाला, 26 वाला। 26 1026 टैब नंबर 2 से भेजा था ना। चलो आ गया डेटा, लो भाई मजे, मेंटेन, क्लियर हो गया, सेशन क्या हो गया मेंटेन। अब बात समझो, अगर मैं कुछ टाइम के बाद टैब नंबर 1 को क्या कर दूं, यहाँ पे जाके एक ऑप्शन होता है ना किसका, क्लोज का, तो मैंने बंद कर दी, ये लौट गया। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो गई इंफॉर्मेशन डिलीट। अब जैसे ही इंफॉर्मेशन डिलीट हुई, मैंने टैब नंबर 3 खोल लिया, टैब नंबर 3 पे कौन सी वेबसाइट खोल ली, अवस्थ। अवस्थ खोलने का मतलब मैंने दोबारा डेटा जनरेट करा और ट्राइंग टू डाउनलोड कर रहा हूं ना। तो सोर्स पोर्ट क्या होगा, कोई बता सकता है सोर्स पोर्ट क्या होगा, अमर्श आयुषी अब्दुल अफजल, सोर्स पोर्ट क्या होगा, रैंडम आ जाएगा, रैंडम। कौन सा नंबर आएगा, कोई भी बताओ यार, गलत ही बता दो। 127 आ जाएगा सर, 1027, क्योंकि 25 तो ऑलरेडी इन यूज में था, अब वो रिसाइकल होने के बाद मिलता है, क्लियर है। 1027 डेस्टिनेशन पोर्ट मैंने लिख दिया 21, भेजा यहाँ पे।
यहाँ गया, फिर यहाँ से रिप्लाई आया और यहाँ पे सेशन क्या हो गया, मेंटेन 1027.21 FTP। अब मुझे एक बताओ, जब ISP रिप्लाई करेगा तो सोर्स पोर्ट क्या होगा, आयुषी आप बताएंगे, माइक अनम्यूट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बताइए भाई। सोर्स पोर्ट क्या होगा जब ISP रिप्लाई करेगा, कौन सी सर्विस दे रहा है ISP आपको, FTP की या HTTP की? आपने इनिशिएट करते टाइम कौन सी सर्विस मांगी थी डेस्टिनेशन के लिए? 21 का मतलब कौन सी सर्विस थी, FTP। तो जब ISP आपको रिप्लाई देगा तो कौन सी लगेगा सोर्स पोर्ट में, 21। अब डेस्टिनेशन कौन सी वाली टैब है, टैब 1 है, टैब 2 है, टैब 3 है, कौन सी टैब थी भाई, 3। तो 1027। क्लियर है, इतना क्लियर है। देखो कभी ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि मेरे जो ये लिंक्डइन वाली टैब है, इस पे जो डेटा आ रहा है, यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है, ये मुझे गूगल ड्राइव में मिल जाए, पॉसिबिलिटी होती है ऐसी कि लिंक्डइन के नोटिफिकेशन मेरी गूगल ड्राइव वाली टैब में आ जाए, बोलो ऐसा हो सकता हाँ है? सर। या यूट्यूब पे नहीं मैंने सर, यहाँ पे एक टैब खोली जिसमें यूट्यूब चल रहा है और यहाँ पे गूगल ड्राइव, तो यूट्यूब के गाने गूगल ड्राइव वाली टैब में चलने लगे, नहीं सर, नहीं सर। तो ये सारे के सारे सेशन को सेपरेट करने के लिए क्या काम कर रहे हो बैकएंड में, आप क्या मेंटेन कर रहे हो, पोर्ट सेशन टेबल। पोर्ट नंबर टेबल। क्लियर है ना, कि सोर्स कौन था, डेस्टिनेशन कौन है, और कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सी सर्विस। तो ये थी आपकी सेशन लेयर। अब बात करते हैं सेशन लेयर के बाद एक और लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है सेशन के बाद, कोई बता सकता है नाम, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सुनो। अब वो आप किसी भी मीडियम से जा सकते हो, वायर या वायरलेस के थ्रू, ये सुनो, क्लियर है ना, या USB या CD या फ्लॉपी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कोई भी डेटा ट्रैफिक मोड हो सकता है भेजने का। बेसिकली क्या होता है, इट विल बी responsible to transfer data traffic from source to destination। क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेटा ट्रैफिक को भेजने के लिए। क्लियर है ना? ओके, इन दिस लेयर for data traffic forwarding use two types प्रोटोकॉल। क्या यूज करे जाते हैं भाई, दो तरीके के प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। रात को 9 बजे घर आ जाएंगे आप लोग, तो ये क्या बना रखा है आपके लिए, एक रूल है। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। किसी के बारे में हम बताएंगे कि भाई वो बंदा 3 बार हाथ मिलाएगा, तो यानी उसको हर बार हर पर्सन से क्या करना है, 3 बार ही हाथ मिलाना है, तो वो क्या बन जाएगा उसके लिए, प्रोटोकॉल। क्लियर है? चलो एक और बात समझो, इस लेयर पे एक और काम होता है। इन दिस लेयर डेटा स्लाइसिंग टास्क ऑल्सो परफॉर्म। कौन सा टास्क परफॉर्म होता है यहाँ पे, डेटा स्लाइसिंग का। बात कर लेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा यहाँ पे, वो दो पर्सन कौन है जो प्रोटोकॉल है ना। फिर उसके बाद कुछ बातें आगे की कर लेंगे हम लोग। तो चलो एक एक करके करते हैं बात। बेसिकली जो 2 टाइप्स प्रोटोकॉल है उनका नाम होता है, एक होता है रिलायबल, एक होता है आपका पर्सन जिसका नाम है अनरिलायबल। क्लियर है? तो पहले आप किसकी बात समझोगे मुझसे, रिलायबल वाले की। तो यहां से हटा दो, लो in this protocol if client send data for server then
whenever server receive data, always need to send back reply message and acknowledge message। क्या भेजना पड़ेगा भैया आपको? रिप्लाई प्लस एक्नॉलेज, ये दो के भेजे बात की बात है। रिप्लाई का मतलब मैंने रिसीव करा, एक्नॉलेज का मतलब कितना डेटा था, कितने पार्सल भेजे थे, एक ही था या दो थे, ये सुनो। तो रिलायबल प्रोटोकॉल की कहानी क्लियर है आप लोगों को? बताओ यार। रिलायबल क्लियर है ना? रिलायबल का मतलब क्या होता है कि जब भी डेटा भेजोगे वेट करोगे किसके लिए? रिप्लाई और एक्नॉलेज। रिलायबल का मतलब होता है वी आर यूजिंग व्हिच वन प्रोटोकॉल? TCP portal. TCP। TCP called transmission control protocol। Clear? It's called reliable। इसी को तो बोला गया था रिलायबल। By default some services already map with TCP, कि कुछ ऐसी सर्विसेज है जो पहले से ही किस पे चल रही है? TCP प्रोटोकॉल्स पे। क्लियर है? ओके, वन मोर थिंग, TCP protocol if use data forwarding, then TCP always add TCP क्या लगा के भेजता है अपना? बताए भाई। TCP Header. हेडर, और इस हेडर का साइज होता है कितने बाइट का? 20 byte. ये कैसा होता है आपका टाइप? जो बाइट है वो कैसा है? डिफॉल्ट। कैसा है? डिफॉल्ट 20 बाइट का। और ये है आपका 20 बाइट डिफॉल्ट। मैक्सिमम कहां तक जा सकता है ये? 40 to 60। क्लियर है भाई? 40 to 60 ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब देखो बात क्या है, समझाऊंगा। अभी के लिए इतने ही समझना है। बेसिकली एक पर्सन था बॉब। बॉब ने एक मैसेज भेजा था अपना हाय। उसने क्या बोला था? मैंने ये डेटा जनरेट करा था एप्लीकेशन पे, प्रेजेंटेशन पे, हाय मैसेज। अब जब डेटा बॉब इसको भेजना चाह रहा है सैम को, तो उसे पता चला कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है वो? TCP। यानी उसको पता चला मैं सर्विस यूज कर रहा था कौन सी वाली? HTTP। तो उसका मतलब HTTP कौन सा प्रोटोकॉल यूज करती है पहले से? TCP। तो बॉब ने बोला अच्छा। तो बॉब ने बोला कि मैं अपना डेटा ही भेज रहा हूँ, डेटा के अंदर एक हाई मैसेज है, प्लस इस डेटा के साथ अब कौन सा मैसेज, कौन सा हेडर लग के आएगा? बताओ आप लोग। TCP हेडर। और जो आप सेशन लेयर पे इंफॉर्मेशन भेज रहे थे ना, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, वो इसी के अंदर लगती है। किसके अंदर? TCP हेडर के अंदर। क्लियर है भाई? तो जो ये हेडर पूरा बनेगा ना, इसके अंदर पोर्ट नंबर, बहुत सारे फ्लैग्स होंगे, वो सब लग के कितने बाइट का बनता है बाय डिफॉल्ट? 20 byte. 20 बाइट। क्लियर है? चलो और बात कर लो। TCP प्रोटोकॉल फीचर, इसके अंदर कुछ फीचर्स है, इसको यूज ही क्यों करना पड़ता है? नेटवर्क में इसी से रिलेटेड सर्विसेज क्यों रिलायबल होती है हमारे लिए? बेसिकली फर्स्ट थिंग, ये कैसा होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड। बात कर लेंगे क्या होता है इसका कहने का मतलब। क्या यूज करता है ये? सीक्वेंसिंग, फ्लो कंट्रोल। क्या भेजता है हर बार? रिप्लाई। क्या करता है हर बार? एक्नॉलेज। ये इसके कुछ फीचर है भाई। ये डेटा डिलीवरी गारंटेड करता है आपकी। क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा प्रोटोकॉल था जिसको हमें पढ़ना था? कोई बता सकता है? नेक्स्ट अनरिलायबल प्रोटोकॉल। बिल्कुल। इसका काम क्या है?
if client use this protocol for data forwarding and whenever server receive client data, then server never send back क्या नहीं भेजता वो बंदा, रिप्लाई और एक्नॉलेज। तो एक बात बताओ, क्लाइंट को पता चलेगा कि मैंने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है? बताओ, बिल्कुल नहीं सर, नहीं पता चलता ना। दैट इज द रीजन आई एम कॉलिंग अनरिलायबल। इसको अनरिलायबल बोलने का मतलब है, इसको जो यूज करते हो आप, कौन से प्रोटोकॉल के उसमें यूज करते हो? यूडीपी, BP. यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इट्स कॉल्ड अनरिलायबल। अब बेसिकली समझना, अब जो मैं लाइन लिख रहा हूं, whenever client use UDP for data forwarding, then always add, कौन सा हेडर लगा लेते हो आप अपने पास डेटा के साथ? UDP header. टीसीपी हेडर का साइज कितना बताया था अभी अमर्श, आयुषी, अब्दुल? 20 20 bytes. 20 बाइट का भाई, ठीक है। माइक अनम्यूट करके बैठ सकते हो आप, कोई इशू नहीं। अब जो यूडीपी हेडर है, इसका साइज होता है 8 बाइट का। कितना होता है? 8 बाइट। देखो, 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट, क्लियर है? और अगर मैंने बोल दिया 20 बाइट, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 160 बिट, यस और नो? और अगर मैंने बोला 8 बाइट, तो भाई 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 64 बिट। तो कौन सा लोवेस्ट है और कौन सा हाईएस्ट है? 160 लोवेस्ट है या 64 लोवेस्ट है? 64 वाला लोवेस्ट है। बट यूडीपी कैसा है? अनरिलायबल फॉर डेटा डिलीवरी, नॉट गारंटेड। इसमें कोई डेटा डिलीवरी की गारंटी दे सकते हो आप किसी को? नहीं। लेकिन इसी रीजन से जो इसका साइज है 8 बाइट, इसे क्या बोला जाता है? फास्ट। क्या बोलता जाता है? फास्ट। फास्ट डिलीवरी करके भागता ही है। ये दे के आ जाएगा और रिटर्न में कोई रिप्लाई एक्नॉलेज मांगता है? नहीं। जब इसका काम क्या है? डेटा डिलीवरी करना। आगे भेज देना, बाकी वो देखते रहेंगे कैसे क्या हो रहा है उसके साथ। क्लियर है? आपने कभी YouTube पे स्ट्रीमिंग देखी है? देखते तो हो गए यार, वैसे लॉकडाउन है। YouTube पे स्ट्रीमिंग देखते हो आप लोग? बताओ। Yes, अब sir. स्ट्रीमिंग देख रहे हो और अगर आपको पता चला कि सामने से कोई मैसेज भेज रहा है, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, तो आप लोग रिप्लाई में बोलते हैं हाँ आ रही है, लेकिन क्या उसके पास पहुंच जाती है? No, sir. नहीं पहुंचती ना। वाई? भाई वो क्या यूज कर रहे हैं बैकएंड में? यूडीपी। उनको सिर्फ आपको स्ट्रीमिंग लाइव करके दिखानी है। आपका कोई डेटा मांग रहे हो आपसे रिटर्न में? नहीं, सिर्फ आप चैट पे लिख सकते हो। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे लिख लो, यूडीपी के क्या पढ़ाऊंगा यहाँ पे? पढ़ाने नहीं होते, ये पहले से क्लियर होंगे। यूडीपी के क्या होंगे? फीचर। कनेक्शन लेस। कोई कनेक्शन बनाता है क्या क्लाइंट और सर्वर के बीच में? नहीं, ऐसा काम नहीं करता। नो सीक्वेंसिंग, नो रिप्लाई, नो एक्नॉलेज। फिर भी ये क्या है? फास्ट है। क्लियर है ना? आप लोग बताएं, क्लियर है इतना प्रोसेस? जी. हाँ जी, सबको क्लियर है? Yes. जी सर। हो गया? ये क्या सीन चल रहा है? चलो ठीक है। तो एक फीचर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं टीसीपी के फीचर पढ़ाता हूँ सिर्फ। किसके फीचर पढ़ाऊंगा? टीसीपी। टीसीपी का सबसे पहला फीचर कौन सा था? कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है भाई। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? बेसिकली समझो, in this feature
whenever in this feature client and server verify a reliability with the help of TCP three-way हैंडशेक प्रोसेस। क्या चेक करते हैं भाई इसके अंदर? डेटा भेजने से पहले क्या चेक करते हैं? In this feature, client and server verify reliability with the help of TCP three-way handshake process. Clear है? यहाँ पे लिख लो before sending data traffic. Clear? Client will do these things. So भाई अब एक बात समझो, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? बॉब। यहाँ पे कौन कनेक्टेड है? सैम। अब बॉब बोल रहा है मुझे कुछ डेटा भेजना अपना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉब बोल रहा है भाई आप जो डेटा भेज रहे हो वो किसके हेल्प से भेजने वाले हो? कौन से प्रोटोकॉल के हेल्प से भेजने वाले हो? टीसीपी। तो अब बॉब क्या बोल रहा है, अगर मैं टीसीपी की हेल्प से भेजूंगा सैम को तो मुझे पता रहना चाहिए जैसे मैं डेटा भेजूंगा सैम मुझे रिप्लाई एक्नॉलेज करेगा। ये सुनो, तो ये एक्नॉलेज मैसेज देगा ही नहीं देगा, इसी को चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, बॉब के साथ और सैम के साथ कौन सा प्रोसेस करवाना सिखाऊंगा आपको? टीसीपी थ्री-वे हैंडशेक प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को करने के लिए आप टीसीपी प्रोटोकॉल पढ़ रहे हो और टीसीपी का हेडर लग के जाएगा डेटा के साथ। हेडर के अंदर ही आप क्या पढ़ रहे हो मुझसे? कुछ क्या पढ़ रहे हो? उसके फ्लैग्स। फ्लैग्स बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला फ्लैग होता है सिंक, एग, पुश, फिन, रीसेट एंड देन अर्जेंट पॉइंटर। कौन कौन से है भाई? पढ़िए। सिंक्रोनाइजेशन, एक्नॉलेज, पुश, फिन, रीसेट, अर्जेंट पॉइंटर। भाई इंटरव्यू में जब आप जाओगे तो टीसीपी से भी क्वेश्चन आएंगे, उसके फ्लैग्स क्या काम करते हैं हेडर के अंदर, तो याद रखना, मैं बताऊंगा। फिन क्या है सर? भाई पहले पढ़ तो लो, आप डायरेक्ट नीचे पहुंच गए, मैं पढ़ाऊंगा ना धीरे धीरे। ठीक है। चल, अब बॉब क्या बोल रहा है, मुझे टीसीपी थ्री-वे हैंडशेक करना है सैम के साथ। अब ये वायर्ड हो या वायरलेस कोई इशू नहीं। तो बॉब बोल रहा है आई एम सेंडिंग फर्स्ट मैसेज। कौन सा मैसेज होता है? आई वॉन्ट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन विद यू। क्या बोला इसने? आई वॉन्ट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन विद यू। किसके साथ करना चाहता है बॉब? सैम के साथ ना। तो सैम ने बोला ओके ब्रदर, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से इसने रिप्लाई में एक मैसेज भेजा ओके। ओके का मतलब क्या है कि जो ये आपने इतनी बड़ी राम कहानी लिख के दी इसे कि आप चाहते हो सेटअप करना कम्युनिकेशन आपके साथ, तो उसने बोला ओके आई एम रिसीव। एंड उसके बाद क्या लगा के भेजा? कमा। ओके के साथ एक और मैसेज अटैच करा, स्टार्ट योर कम्युनिकेशन। अब बताओ जैसे ही बॉब के पास मैसेज आएगा, बॉब को क्या पता चलेगा एक मैसेज है या दो है? ये अब्दुल, अफजल, आयुषी, दो। आयुषी कितने मैसेज है डियर? ये दो मैसेज। ओके किसका था? पहले वाले मैसेज का। और दूसरा किस लिए आया? कि स्टार्ट कर लो भाई कम्युनिकेशन। ये सुनो, तो बॉब ने क्या बोला? ओके तो मुझे पता चला मेरा पहला मैसेज डिलीवर हो गया, लेकिन आपने एक मैसेज भेजा स्टार्ट योर कम्युनिकेशन। तो बॉब यहां से एक मैसेज भेज देगा, क्या लिख देगा? ओके स्टार्ट नाउ। क्लियर है? तो कितने मैसेज, कितने स्टेट में क्लियर होगा ये सारा प्रोसेस? 1 2 3। दैट इज द रीजन टीसीपी थ्री-वे हैंडशेक प्रोसेस। ये तो नॉन टेक्निकल था यार, कहानी आप यहीं पर भूल जाओगे ना, नॉन टेक्निकल वर्ड है ये तो आपके लिए। यहाँ पे लगाओ बॉब। डियर क्लियर है आपको? आयुषी आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लियर है आयुषी आपको ये सब कैसे क्या हो रहा है? थ्री-वे हैंडशेक प्रोसेस। हाँ जी क्लियर है आयुषी? Yes, sir. ओके।
तो बेसिकली अगेन बॉब को 3 वे हैंडशेक करना है, लेकिन हमने ये नॉन टेक्निकल वर्ड में बात करी कैसे क्या होता है। अब देखो टेक्निकल कैसे करते हैं। जो सिंक्रोनाइजेशन बिट होती है ना, वो किस लिए यूज होती है, आपके क्या करने के लिए होती है, इनिशियलाइज करने के लिए या इनिशिएट करने के लिए। क्लियर है किसको, 3 वे हैंडशेक प्रोसेस को। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता होगा फिर भाई, एक्नॉलेज क्या करता होगा बताओ। एक्नॉलेज बताता है कि मैंने आपका मैसेज रिसीव कर लिया। सिंक्रोनाइजेशन मींस इनिशियलाइज। तो बॉब ने पहला मैसेज कौन सा भेजा था सबसे पहले, आई वांट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन विद यू। दैट मींस उसने टीसीपी पैकेट भेजा होगा विद इनेबल विच वन फ्लैग, सिंक्रोनाइजेशन। जब इनेबल होता है तो उसमें क्या लगा के भेजता है, 0 का मतलब डिसेबल और 1 का मतलब इनेबल। तो 1 लगा के भेजा होगा, इनिशियलाइज कर रहा है। जैसे ही सैम को रिसीव हुआ, सैम ने देखा ओके ब्रदर आप चाहते हो सेशन को इनिशियलाइज करना, आप कुछ डेटा भेजने की ट्राई कर रहे हो, ठीक है। यहां से सैम ने एक मैसेज क्या कर दिया, हैंड ओवर। कौन सा मैसेज हैंड ओवर करेगा, तो उसने क्या बोला, मैंने आपके इनिशियलाइज मैसेज को रिसीव कर लिया। रिसीव करने का मतलब क्या भेजोगे पहले, एक्नॉलेज, और फिर मैं क्या कर रहा हूं, स्टार्ट योर कम्युनिकेशन। दैट मींस अगेन आई एम डूइंग इनिशियलाइज विद यू, यस और नो। और जैसे ही बॉब को ये मैसेज मिलेगा, बॉब को पता चला एक्नॉलेज का मतलब कि मेरा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब मेरे सामने वाले ने प्रोसेस को क्या करा है, इनिशिएट, तो मुझे उसका क्या भेजना पड़ेगा, एक्नॉलेज। हो गया भाई, दिस थिंग कॉल्ड टीसीपी 3 वे हैंडशेक प्रोसेस। क्लियर है, बताओ आप लोग। सिंक, एक्नॉलेज प्लस सिंक देन एक्नॉलेज। क्लियर है इतना पॉइंट। यस सर। क्लास भी ओवर हो गई, 1 घंटा पता नहीं चलेगा आपको।